तो आज का टॉपिक है आपका माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना है कि माइक्रो प्रोसेसर की जो जनरेशन है, कंप्यूटर के 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इवोल्यूशन हुआ था। 3rd जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट आया और उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ मेनी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को मिलकर के बनाया गया। तो 4th जनरेशन के कंप्यूटर या इनफैक्ट अभी जो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग है वो माइक्रो प्रोसेसर पे डिपेंड है, क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर है उसी को हम चिप कहें, माइक्रो प्रोसेसर कहें। तो माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंशन किसने किया था, ये एमसीक्यूज है, इसलिए हमें छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ता है। अरे गलत हो गया। माइक्रो प्रोसेसर का इन्वेंटर कौन है, तो आपको आंसर करना है मार्सियन ई हफ। मार्सियन ई हफ के द्वारा 4th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट आया। दैट वाज बेस्ड ऑन VLSI या अल्ट्रा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो VLSI के बेस पर है। ठीक है, तो VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हम लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में भी हमें पढ़ना है डिटेल में। फिलहाल आप ये समझिए कि हमारे सिस्टम में अगर प्रोसेसर नहीं होता तो इतना स्पीड, जो अगर इंटीग्रेटेड सर्किट से अगर देखा जाए तो कई गुना स्पीड इन्हांस हुआ ड्यू टू माइक्रो प्रोसेसर। इट इज़ बेसिकली अ प्रोग्रामेबल इंटीग्रेटेड डिवाइस which has the capacity of computing and decision making and functions as the CPU of a computer। ये CPU के तौर पे काम करता है। यहाँ पर एक बात समझना है कि प्रोसेसर को प्रोग्राम किया जा सकता है। प्रोग्राम्ड कहने का मतलब कि जब वो कंप्यूटिंग करता है तो कंप्यूटिंग को कैसे फास्ट करेगा, इसके लिए माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम्ड है। और कैसे प्रोग्राम्ड है, आप कहिएगा क्या इस पे कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल किया गया? नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड है। इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड मतलब सर्किट के माध्यम से जो सर्किट्स यूज हुए हैं उन सर्किट्स को इस हिसाब से यूज किया गया है जिसमें बहुत सारे लॉजिक गेट्स यूज हुए हैं, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं। ठीक है, तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुए हैं, तो इसलिए ये जो टास्क परफॉर्म करता है तो वो भी इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्राम्ड मतलब जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के प्रोग्रामिंग है दैट इज डिफरेंट थिंग। यहाँ पर यूज होता है सबसे पहले बात है इंस्ट्रक्शंस। तो इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से ये प्रोग्राम्ड होता है माइक्रो प्रोसेसर। इट ऑपरेट्स एंड कम्युनिकेट्स विद द सिस्टम अटैच्ड टू इट इन बाइनरी नंबर। तो आपको पता है कि कंप्यूटर किस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है? 0 और 1 को। इसका रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन ये है कि जो भी सर्किट होगा तो वो इसी कॉन्सेप्ट पे चलता है, ट्रू फॉल्स के कॉन्सेप्ट पे। जैसे 1 इज ट्रू एंड 0 इज फॉल्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होगा या डिजिटल सर्किट होगा वो ट्रू और फॉल्स के कॉन्सेप्ट पे भी काम करता है। बड़े से बड़े ऑपरेशन टास्क के लिए जो होता है वो, जो आप बुलियन अलजेब्रा में जो उसका लिटिल बिट कॉन्सेप्ट, लिटिल बिट क्या मतलब ठीक ठाक उसका भी कॉन्सेप्ट पढ़ना है। तो बुलियन अलजेब्रा में जो आप पढ़ते हैं कि एक बड़े से सर्किट को कैसे छोटा कर देना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 0 और 1 के कॉन्टेक्स्ट में ही हम बहुत सारे रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी चीज़ को समझना है कि एक बड़े लॉजिक सर्किट को स्मॉल सर्किट में चेंज करना है, तो वही अलजेब्रा जो है बुलियन, ठीक है, जॉर्ज बुलियन जो दिया था वो वही बुलियन अलजेब्रा है, जिसको आगे पढ़ेंगे। अभी हम उस पर बात नहीं कर रहे, टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा। फिलहाल ये समझिए कि कंप्यूटर सिस्टम किसको समझता है? बाइनरी नंबर को समझता है, 0 और 1 को समझता है, क्योंकि पूरा जो डिजाइनिंग है माइक्रो प्रोसेसर का वो डिजाइनिंग सर्किट से है और सर्किट अंडरस्टैंड करता है। जैसे गेट है तो गेट का इनपुट क्या हो सकता है? एक लॉजिक गेट से ही बना हुआ है, तो लॉजिक गेट का इनपुट या तो 0 होगा या 1 होगा। अब जब एंड गेट होगा तो उसके अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करता है और गेट और नॉट गेट। तो बेसिक लॉजिक गेट्स तो यही हुए ना, बेसिक लॉजिक गेट्स क्या हुए? एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। बाकी सारे गेट्स जो है इसी के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। ठीक है, बाकी सारे गेट्स क्या बने हुए? इसी के कॉम्बिनेशन से बने हुए हैं, तो इसलिए 0 और 1 को अंडरस्टैंड करता है। ठीक है,
अब यहाँ पर हमें समझना है कि एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैज अ फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी पैटर्न्स, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। हर माइक्रो प्रोसेसर के पास, एवरी माइक्रो प्रोसेसर हैविंग अ सर्टेन इंस्ट्रक्शंस, फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं माइक्रो प्रोसेसर में, जिसे मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। आप समझिए इस बात को। जैसे इसके एग्जाम्पल्स भी हमें पढ़ना है, एक एक करके एग्जाम्पल भी मैं बता रहा हूं सीधा। तो फिलहाल आपको ये समझना है कि हर माइक्रो प्रोसेसर के पास फिक्स सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, और इस इंस्ट्रक्शन को क्या कहा जाता है, जो बाइनरी के फॉर्म में होता है, इंस्ट्रक्शन जो होता है बाइनरी के फॉर्म में होता है, जिसे कहा जाता है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, तो हाई लेवल लैंग्वेज, असेंबली लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज कल भी हमने पढ़ा था। तो मशीन लैंग्वेज 0 और 1 है, जिसे हार्डवेयर डायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है, क्योंकि हार्डवेयर और जो सर्किट डिजाइन है वो लॉजिक गेट से डिजाइन है। विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स, कोई भी डिजिटल सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विदाउट लॉजिक गेट्स डिजाइन नहीं हो सकता। ठीक है, बेसिक फीचर से लेकर और एडवांस और कॉम्प्लेक्स चीज, हर चीज उन्हीं लॉजिक गेट्स के हेल्प से बनता है। तो यहाँ पर आपको मतलब स्मॉल लॉजिक गेट का डेफिनेशन अगर आपसे मैं पूछूं या एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन में, तो लॉजिक गेट्स क्या है, स्मॉलेस्ट सर्किट, ठीक है, ऑफ कंप्यूटर, स्मॉलेस्ट सर्किट ऑफ द कंप्यूटर, जो क्या है वो लॉजिक गेट्स है। यहां पर समझिए, दीज बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन द एब्रिविएटेड नेम्स कॉल्ड निमोनिक्स। अब देखिए आज का टॉपिक है क्वाइट डिफिकल्ट होगा थोड़ा सा, क्योंकि लंबा वक्त हो गया होगा आप लोगों को छोड़े हुए, और छोड़े हुए भी हम नहीं कहेंगे, मोस्ट ऑफ द पीपल का मैं जानता हूं कि वो एग्जाम टाइम में उसको थोड़ा सा पढ़ पढ़ के गए होंगे, क्योंकि कंप्यूटर आर्किटेक्चर थोड़ा मुश्किल इस संदर्भ में होता है कि जो सीएस से करते हैं उनके लिए मुश्किल होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह पढ़े होंगे वो उन्होंने थोड़ा ठीक से पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहां पर आपको समझना है कि थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। निमोनिक्स क्या है, कल भी हमने बताया था कि इंग्लिश के एब्रिविएटेड फॉर्म 2 या 3 लेटर के यूज से जो इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है, और इंस्ट्रक्शन इज नथिंग बट प्रोग्राम, इंस्ट्रक्शंस के सेट को ही प्रोग्राम कहते हैं। तो मशीन लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाएगा, निमोनिक्स। और निमोनिक्स क्या है, इंग्लिश के एब्रिविएटेड फॉर्म को यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार आप ध्यान से समझिए कि मशीन लेवल लैंग्वेज होता है वो 0 और 1 होता है। ठीक, और इंस्ट्रक्शंस को बाइनरी पैटर्न में ही लिखा जाता है। दूसरा चीज है यहाँ पर निमोनिक्स यूज होता है। ठीक है, बाइनरी इंस्ट्रक्शंस हैव बीन गिवन द एब्रिविएटेड नेम्स कॉल्ड निमोनिक्स, इसे निमोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, और ये क्या है, दरअसल लैंग्वेज फॉर अ गिवन माइक्रो प्रोसेसर। निमोनिक्स ही असेंबली लैंग्वेज फॉर्म करता है। असेंबली लैंग्वेज क्या है, निमोनिक्स से होता है। अब आपको समझना है, इस पूरे डायग्राम को थोड़ा सा ध्यान देना है। आपके पास है माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम। ठीक है, अब थोड़ा सा इस पे आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल है आप लोगों के लिए, बट आई विल ट्राई कि इसे एज सिंपल एज पॉसिबल, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड देखना है ना, एमसीक्यूज के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग को देखना है इसको। तो इसमें 2 चीज है, इधर जो आपको शो कर रहा है ये हार्डवेयर मॉडल है। ठीक है, ये प्रोसेसर का क्या है, हार्डवेयर मॉडल। ठीक है, एक माइक्रो प्रोसेसर का हार्डवेयर मॉडल में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज होंगे वो इधर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो मॉडल है ये प्रोग्रामिंग मॉडल है। ये क्या है, प्रोग्रामिंग मॉडल। मतलब प्रोग्रामिंग मॉडल डील विद द ऑल द टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस, जितने भी प्रकार के इंस्ट्रक्शंस होते हैं उससे डील करता है प्रोग्रामिंग मॉडल। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब यहां देखिए हार्डवेयर मॉडल में क्या है। सबसे पहली बात यहां पर आप समझिए कि जो यूज होता है, एक्यूमुलेटर यूज होता है। ठीक है, एक्यूमुलेटर यूज हो रहा है, ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, फ्लैग्स, ठीक है, या इंस्ट्रक्शन डिकोडर, ओके, एंड रजिस्टर्स, एरेज एंड मेमोरी रजिस्टर्स। ठीक है, और यहां पर क्या है,
एड्रेस बस है, 16 बिट एड्रेस बस, 8 बिट डेटा बस और कंट्रोल सिग्नल। ठीक है, कंट्रोल सिग्नल जो ओवरऑल कंट्रोल सिग्नल के हेल्प से ही क्या होता है, पूरा एग्जीक्यूशन होता है। कल हम लोगों ने कंट्रोल सिग्नल के बारे में यहाँ पे पढ़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक एक करके इन सभी चीजों को आपको समझना है। एक एक पॉइंट को हम लोग अलग अलग इसको समझेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर डायग्राम पे आएंगे। सबसे पहले है यहाँ पर रजिस्टर, सबसे पहले है रजिस्टर्स। तो ये जो मॉडल आपको हमने बताया प्रोसेसर का, माइक्रो प्रोसेसर का 8085 मॉडल इसको कहते हैं। तो इस प्रोग्रामिंग मॉडल में 6 रजिस्टर्स यूज होता है। ठीक है, 6 रजिस्टर, जिसमें एक एक्यूमुलेटर होता है। कल आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्यूमुलेटर का यूज ALU करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक्यूमुलेटर का यूज क्या करता है, ALU करता है ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो अगर आपसे क्वेश्चन सीधा ऐसे पूछा जाए कि 8085 मतलब 8085 जो माइक्रो प्रोसेसर है, ठीक है, उसमें रजिस्टर्स की जो संख्या वो 6 है। ठीक है, और यहाँ पर जनरल पर्पस रजिस्टर जो 8 बिट, इसका जो डेटा स्टोरेज का कैपेसिटी है वो कितना है, यहाँ पर 8 बिट होता है। एंड इसको आइडेंटिफाई किया गया है, वहाँ पर दिया हुआ है डायग्राम में PCDEHL से यहाँ पर संबोधित किया गया है, 5 और 1 6। ये यहाँ पर आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर BCDEH और L। ठीक है, और ये सब क्या है, 8 बिट एक्यूमुलेटर, 8 बिट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि द प्रोग्रामर कैन यूज दीज रजिस्टर्स टू स्टोर और कॉपी डेटा इनटू द रजिस्टर्स। प्रोग्रामर किसका यूज करता है, इन रजिस्टर्स का यूज करता है टू स्टोर डेटा इनटू द रजिस्टर्स। जो भी इंस्ट्रक्शंस है, जो भी ऑप कोड या ऑपरांड है, वो सब चीज स्टोर करने के लिए इस रजिस्टर्स का प्रयोग करता है। इसका मतलब इस रजिस्टर्स के बिना जो होगा कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखते हैं यहाँ पे फ्लैग। फ्लैग क्या है, फ्लैग जो ALU है, सबसे पहले बात समझना है ALU। तो ALU इंक्लूड 5 फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, द ALU इंक्लूड्स हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स, 5 फ्लिप फ्लॉप्स which are set or reset after an operation according to data conditions of the result in the accumulator and other registers। यहाँ पर समझना यह है कि 5 फ्लिप फ्लॉप का यूज किया जाता है यहाँ पर। ठीक है, और रजिस्टर इटसेल्फ ही फ्लिप फ्लॉप से मिलकर बना हुआ है। तो 5 फ्लिप फ्लॉप किस लिए बना हुआ है, जैसे एक्यूमुलेटर ALU इसे यूज करता है। ठीक है, ALU एक्यूमुलेटर को यूज करता है, और जो भी आउटपुट होगा तो एक्यूमुलेटर को में आउटपुट स्टोर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सीधा रिजल्ट आप समझिए कि किसी प्रोसेस का रिजल्ट यहाँ पर एक्यूमुलेटर में स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इनको भी यहाँ पर जो है, इनको एक तो कहा जाता है जीरो, एक कैरी, शाइन, पैरिटी, एक्सिलरी कैरी। इसका मतलब ये होता है कि जैसे सपोज कोई एडिशन करना है, ठीक है, नंबर का एडिशन करना है, तो उसमें इन सभी के प्रयोग से ही वो एक्चुअल रूप से नंबर का एडिशन करके रिजल्ट आता है। ठीक है, जिसमें खासकर सबसे अधिक जो यूज होता है फ्लैग्स। ठीक है, जीरो, कैरी एंड साइन। ठीक है, और डेटा के रिजल्ट को देखने के लिए, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो या लॉजिकल ऑपरेशंस हो, उसके लिए इस माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। तो फिलहाल आपको इतना समझना है यहाँ पर कि ALU जो इंक्लूड है कितने प्रोसेसर से मिलके बना हुआ है। तो ALU में 5 फ्लिप फ्लॉप्स यूज होता है इसमें। ठीक है, और फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने क्या बताया है, फ्लिप फ्लॉप्स कैन स्टोर, फ्लिप फ्लॉप is able to store 1 bit of information, 1 bit of information। इसका मतलब है कि अगर कोई रजिस्टर जो 8 बिट प्रोसेस डेटा को प्रोसेस कर रहा है, 8 बिट को, इसका मतलब है कि इसमें 8 फ्लिप फ्लॉप्स भी यूज हुए हैं। क्या यूज हुए हैं, अगर 8 बिट का अगर कोई प्रोसेसर
रजिस्टर हो, मतलब कोई भी एनी टाइप ऑफ रजिस्टर, तो उसमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे? 8 फ्लिप फ्लॉप यूज होंगे। और इसीलिए कहा जाता है कि रजिस्टर्स आर नथिंग बट कलेक्शन ऑफ फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप इज नोन एज रजिस्टर। इसी को कहा जाता है रजिस्टर, जिसका यूज कौन करता है? आपका एएलयू हो या कंट्रोल यूनिट हो, किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे प्रोग्राम काउंटर क्या है। तो प्रोग्राम काउंटर के बारे में हम लोगों ने कल भी पढ़ा था, लेकिन कल हम लोगों ने पढ़ा था तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ा था। आप ध्यान से समझिएगा, कल हम लोगों ने यही चीज पढ़ा था, बट इसके बेसिक्स को किया था। प्रोसेसर कल भी हमने सीपीयू पढ़ा था। सीपीयू नथिंग बट प्रोसेसर, प्रोसेसिंग यूनिट है। तो प्रोसेसर में माइक्रो प्रोसेसर का जो हम आर्किटेक्चर अभी पढ़ रहे हैं, तो उसी चीज को डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे प्रोग्राम काउंटर क्या है? प्रोग्राम काउंटर में 16 बिट जो डेटा स्टोरेज की कैपेसिटी होती है, कितनी होती है प्रोग्राम काउंटर की? 16 बिट कल हमने नहीं बताया यहाँ पे। तो 16 बिट रजिस्टर डील विद सीक्वेंसिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कैसे होता है? जैसे पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अब सपोज पहला इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर दिया, तो अगेन वो दूसरे पे जाएगा। तो दूसरे पे कैसे जाएगा? दूसरे पे वो खुद नहीं जाता, वहां पर रजिस्टर को वो देखता है, और रजिस्टर में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो अगला प्रोग्राम है उसका एड्रेस वहां पर उसको मिल जाता है। तो उसी तरीके से वो एक एग्जीक्यूट हो गया, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। तो यहाँ सीक्वेंस मेंटेन किस में होता है? सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए जो रजिस्टर यूज होता है वो प्रोग्राम काउंटर है। और प्रोग्राम काउंटर कितना बिट इसकी कैपेसिटी होती है? मेमोरी की कैपेसिटी कितना बिट है प्रोग्राम काउंटर की? तो याद रखना है आपको, 16 बिट रजिस्टर है। समझ में आया आपको? कल से थोड़ा ज्यादा आपको पता चला इसके बारे में? तो बताइए मुझे पता है कि कुछ लोगों को थोड़ा सा पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, तो मैं अभी टेस्ट कर रहा हूं कि क्या अभी इसमें यहां जाना चाहिए, या हो सकता है कि हम इस चीज को थोड़ा सा अभी रोक के करें। ठीक है, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा क्योंकि उस टाइम भी जो ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा। ठीक है, और मैं अंदर से ये सोच के लाया हूं कि हौच पौच हो रहा है, ये हौच पौच है ही, तो हौच पौच होगा ही, बट थोड़ा सा आपको यहाँ पे देखिए, मैं समझ रहा हूँ एक्चुअली क्या होता है कि आपका टेस्ट जो है एमसीक्यूज बेस्ड होने हैं, और जो भी मतलब पीजीटी के जो भी मानक है उस मानक को देखते हुए चीज़ों को चलाया जा रहा है। तो फिलहाल क्या है, जहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें थोड़ा इन डिटेल जाना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि प्रोग्राम काउंटर 16 बिट जो रजिस्टर है, मतलब प्रोग्राम काउंटर का साइज जो है वो 16 बिट होता है। ठीक है, एंड एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन ये सीक्वेंसिंग का काम करता है। सीक्वेंसिंग का काम करना मतलब, जैसे प्रोग्राम काउंटर में एक प्रोग्राम है तो ये इंक्रीमेंट करता है पीसी इक्वल टू पीसी प्लस प्लस, मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पीसी प्लस वन, पीसी इक्वल टू पीसी प्लस प्लस पीसी प्लस वन। मतलब जैसे प्रोग्राम काउंटर एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा तो नेक्स्ट प्रोग्राम का यहाँ पर क्या आ जाएगा? एड्रेस आ जाएगा। तो नेक्स्ट प्रोग्राम यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन कहा जाए, प्रोग्राम कहा जाए, एक ही बात है, उसको एग्जीक्यूट करेगा। एंड दिस रजिस्टर इज ए मेमोरी पॉइंटर। Memory locations have 16 bit addresses and that's why this is a 16 bit register. तो मेमोरी लोकेशंस का जो एड्रेस होता है वेयर द नेक्स्ट प्रोग्राम इज स्टोर्ड, वो कितने का होता है? 16 बिट का होता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? 16 बिट रजिस्टर कहा जाता है। अब ये बात समझ में नहीं आया तो अब फिर से समझिए।
कोई भी इंस्ट्रक्शन है तो उसका एड्रेस, वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में कहां पर सेव है उसका एड्रेस होता है वो प्रोग्राम काउंटर में होता है। मतलब प्रोग्राम काउंटर कीप ट्रैक ऑफ द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच इज गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड बाय सीपीयू या प्रोसेसर अगला कौन सा प्रोग्राम होगा उसका एड्रेस यहाँ पे होता है, और उस एड्रेस पे कितना स्पेस चाहिए, 16 बिट चाहिए, और इसलिए ये रजिस्टर भी कितने का होता है, 16 बिट रजिस्टर का होता है। माइक्रो प्रोसेसर यूज दिस रजिस्टर टू सीक्वेंस एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ये बार बार मैंने बता दिया, सीक्वेंस मतलब कि प्रोग्राम को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करना है। जब देयर आर मल्टीपल प्रोग्राम्स, 1 2 3 मतलब पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, तो इसके लिए काउंटर जो मेंटेन हो रहा है वो प्रोग्राम काउंटर है, ठीक है। द फंक्शन ऑफ द प्रोग्राम काउंटर इज टू पॉइंट टू द मेमोरी एड्रेस फ्रॉम विच द नेक्स्ट बाइट इज टू बी फेच्ड। नेक्स्ट बाइट मतलब क्या, इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात हो रहा है यहाँ पे, डेटा को बाइट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद आप देखना है व्हेन अ बाइट मतलब मशीन कोड इज बीइंग फेच्ड द प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1 टू द पॉइंट टू द नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन। तो इसी चीज को हमने यहाँ पर बताया कि जैसे ही कोई एक मतलब मशीन कोड को, एक इंस्ट्रक्शन को अगर वो फेच कर लिया तो उसके बाद प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होगा, ये इंक्रीमेंट हो जाता है, 1 पॉइंट इंक्रीमेंट होगा, मतलब नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो ये है प्रोग्राम काउंटर। स्टैक पॉइंटर क्या होता है, स्टैक पॉइंटर इज ऑल्सो अ 16 बिट रजिस्टर। स्टैक पॉइंटर भी क्या होता है, 16 बिट का रजिस्टर होता है, और इसको यूज किया जाता है मेमोरी पॉइंटर के तौर पे, ठीक है। मेमोरी पॉइंटर के तौर पर इसको यूज किया जाता है स्टैक पॉइंटर को, ठीक है। इट पॉइंट टू अ मेमोरी लोकेशन इन रीड राइट मेमोरी कॉल्ड द स्टैक, ठीक है। ये मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है रीड राइट मेमोरी को, जिसको स्टैक कहा जाता है। द बिगिनिंग ऑफ द स्टैक इज डिफाइंड बाय लोडिंग 16 बिट एड्रेस इन द स्टैक पॉइंटर। तो यहाँ पे क्या होता है कि एड्रेस जो होता है इंस्ट्रक्शन का वो 16 बिट फॉर्म में होता है, 16 बिट एड्रेस को यहाँ पर स्टैक पॉइंटर में लोड किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एड्रेस बस जो एक यूज हुआ है, तो एड्रेस बस इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ 16 लाइंस नेम्ड फ्रॉम A0 से A15। मतलब A0 से लेकर 15 तक जो है ये लाइन जो है ग्रुप लाइन, 16 लाइंस जो होते हैं वो एड्रेस बस होते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल नेचर का होता है जिसका काम क्या है, पेरिफेरल को आइडेंटिफाई करना, मेमोरी लोकेशन को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे एड्रेस बस का ये काम है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे एड्रेसिंग मोड्स क्या होते हैं। एड्रेसिंग मोड्स मतलब माइक्रो प्रोसेसर में एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, उसमें ये देखा जाता है, एक तो इसमें होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, ठीक है। एक क्या होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। तो यहां पर दरअसल एड्रेसिंग मोड क्या है, देखिए कोई भी इंस्ट्रक्शन लिखा जाता है तो उसमें एक होता है ऑप कोड, ठीक है, और एक होता है ऑपरेंड। ऑप कोड क्या है, विच टास्क इज टू बी परफॉर्म्ड, मतलब विच एक्शन, मतलब क्या टास्क परफॉर्म करना है। ऑपरेंड होता है जो यहाँ पर डेटा नीडेड है, मतलब जिस पर वो फंक्शन, जैसे अगर मल्टीप्लिकेशन है, अगर मल्टीप्लिकेशन है 3,2 तो 3 और 2 क्या हो गए यहाँ पर ऑपरेंड हो गए। तो इसीलिए यहाँ पर एड्रेसिंग मोड यूज होता है कि एड्रेसिंग मोड ऑपरेंड को का एड्रेस यहाँ पर लोकेट करता है, ठीक है, एड्रेस स्पेसिफाई करता है। तो इसके बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो इसी ऑपरेंड्स को स्पेसिफाई करने के लिए एड्रेसिंग मोड का यूज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे उसी चीज को यहाँ लिखा हुआ भी है, द वेरियस फॉर्मेट्स फॉर स्पेसिफाइंग ऑपरेंड्स आर कॉल्ड द एड्रेसिंग मोड्स, ठीक है। एक होता है इमीडिएट एड्रेसिंग मोड, जैसे अब मान लीजिए यहाँ पर मल्टीप्लाई 3.2 कर दिए, इसका मतलब है कि डायरेक्ट यहाँ पर क्या है 3 और
2 यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब डेटा दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि इमीडिएट एड्रेसिंग मोड क्या होता है। डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, जैसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन लिखा और डेटा क्या है, प्रेजेंट है। लोड द इमीडिएट डेटा टू द डेस्टिनेशन प्रोवाइडेड, जैसे एग्जाम्पल मूव इमीडिएट आर लिखा हुआ है, डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब डेटा को मूव करना है कहाँ से, आर से डेटा में, तो मूव इमीडिएट। तो इस तरीके से एड्रेसिंग मोड में, इमीडिएट एड्रेसिंग में क्या होता है कि इंस्ट्रक्शंस के साथ ही एक ही लाइन आपको याद रखना है, बाकी चीजें बिल्कुल याद ना रहे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमें क्वेश्चंस को करना है। तो डेटा इज प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, अगर इंस्ट्रक्शन में ही डेटा प्रेजेंट है तो इसे कहा जाएगा इमीडिएट एड्रेसिंग। क्या कहा जाएगा, इमीडिएट एड्रेसिंग, ठीक है। अब यहां पर दूसरा पॉइंट आप देखेंगे, रजिस्टर एड्रेसिंग। यहां पर क्या हो रहा है कि डेटा इज प्रोवाइडेड थ्रू रजिस्टर्स, जैसे एग्जांपल मूव RDRS, मतलब यहां पर क्या हो रहा है, डेटा को रजिस्टर के थ्रू प्रोवाइड किया जा रहा है, मतलब डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, डेटा इज नॉट प्रेजेंट इन द इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसको समझना है। और रजिस्टर एड्रेसिंग में क्या है कि यहां पर डेटा प्रेजेंट नहीं है, क्या प्रेजेंट है, ये रजिस्टर के थ्रू डेटा को ट्रांसफर किया जा रहा है। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, डायरेक्ट एड्रेसिंग है कि इसका यूज किया जाता है डेटा को एक्सेप्ट करने के लिए फ्रॉम द आउटसाइड डिवाइस टू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर, ठीक है, मतलब बाहर के डिवाइस से एक्यूमुलेटर में स्टोर करना और अगेन सेंड द डेटा स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर टू द आउटसाइड डिवाइस, ठीक है। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या हो रहा है, आउटसाइड डिवाइस से डेटा को क्या करना, फेच करना, और इसको कहां पे रखना, एक्यूमुलेटर में रखना, क्योंकि एक्यूमुलेटर वो स्टोरेज एरिया है, या एक्यूमुलेटर जो रजिस्टर है, जिसे आप लोग जानते हैं कि प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। तो प्रोसेसर रजिस्टर जब कहा जाता है, इसका मतलब है क्या करता है, आउटसाइड से डेटा को क्या करता है, फेच करके यहाँ पर क्या करता है, एक्यूमुलेटर में स्टोर करता है। समझ गए आप लोग। तो यूज टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम आउटसाइड डिवाइसेस टू स्टोर इन द एक्यूमुलेटर और सेंड द डेटा स्टोर्ड इन द एक्यूमुलेटर टू द आउटपुट डिवाइस, मतलब वाइस वर्सा, यहां से डेटा यहां पर भी करता है और यहां पर डेटा स्टोर है तो ये यहां पर भी भेजता है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। क्या कहते हैं, डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब यहां पर देखेंगे इनडायरेक्ट एड्रेसिंग क्या है, ठीक है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। अब यहां पर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या होता है कि डेटा एक्चुअल रूप से, मतलब सबसे पहले बात है कि एड्रेस का कैलकुलेशन जो करता है वो प्रोसेसर करता है, ठीक है। एड्रेस का कैलकुलेशन क्या करता है, प्रोसेसर करता है। एंड ऐसे में दो एड्रेस फॉर्म होता है, एक तो हो गया बेसिक एड्रेस और दूसरा कंटेंट ऑफ द एड्रेस, एंड द वन इज फॉलोइंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ सेकेंड एड्रेस। तो यहां पर क्या होता है कि इसमें जो एड्रेस होता है ये प्रोसेसर एड्रेस को कैलकुलेट करता है। इसमें क्या है, एक एड्रेस हो गया जहां पर एक्चुअल रूप से क्या है, डेटा है, कंटेंट है, और दूसरा यहां पर द सेकेंड एड्रेस इज वेयर द डेटा इज स्टोर्ड, ठीक है। दिस रिक्वायर्स सेवरल मेमोरी एक्सेसेस, टू एक्सेसेस टू रिट्रीव द 16-bit एड्रेस, अ फर्दर एक्सेस टू रिट्रीव द डेटा विच इज टू बी लोडेड इनटू द रजिस्टर। तो यहां पर दो रजिस्टर यूज होता है, कितने का, 16 बिट का, 16 बिट के टू रजिस्टर्स यूज होते हैं इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि माइक्रो प्रोसेसर की में प्रोग्रामिंग का क्या सिस्टम है, हाउ टू प्रोग्राम अ माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर को कैसे प्रोग्राम किया जाता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। तो इसमें सबसे पहले ये समझना है कि एक तो होता है डेटा ट्रांसफर के लिए कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर यूज होते हैं। तो डेटा ट्रांसफर के लिए जो यूज होते हैं, जैसे कि कॉपी करना है डेटा को, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर इज टू कॉपी डेटा फ्रॉम द रजिस्टर्स, रजिस्टर से डेटा को कॉपी करना है या मेमोरी से कॉपी करना है, सोर्स
टू अदर रजिस्टर्स, मतलब एक सोर्स से दूसरे दूसरे मतलब डेस्टिनेशन पे भेजना है, या एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में कॉपी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल डेस्टिनेशन मतलब सोर्स, एक को तो सोर्स कहा जाएगा, दूसरे को डेस्टिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पर थ्रू डेटा ट्रांसफर ऑपरेटर्स, इसमें यूज होता है डेटा ट्रांसफर ऑपरेटर। तो डेटा ट्रांसफर ऑपरेटर्स जो होंगे वो इसमें यूज होंगे। नेक्स्ट क्या है इसमें, जैसे डेटा ट्रांसफर ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, मतलब नथिंग बट ये ऑप कोड ऑपरेंड जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, उसमें एक मूव होता है, मूव कॉपी अ डेटा, मूव कॉपी अ डेटा बाइट, ठीक है। मतलब डेटा बाइट की कॉपी को मूव करना या डेटा को मूव करना। एमबीआई होता है मूव इमीडिएट लोड अ डेटा बाइट डायरेक्टली, ठीक है। मूव इमीडिएट और लोड अ डेटा बाइट डायरेक्टली। तो यहाँ पर मूव कमांड, एमबीआई कमांड, आउट कमांड, इन कमांड, हॉल्ट कमांड एंड नो ऑपरेशन, मतलब डू नॉट परफॉर्म एनी ऑपरेशन, ये जितने भी कमांड्स हैं ये डेटा ट्रांसफर के लिए हैं। किसके लिए हैं? डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस हैं, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे होता है। अर्थमेटिक ऑपरेशन में जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट यूज होता है, ठीक है। और ये आप जानते हैं कि इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू। लॉजिकल ऑपरेशन में क्या है, जैसे एंड है, एंड लॉजिकली, एंड द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर। यहाँ पर ORA है, ये AN है, तो ORA क्या है, और लॉजिकली और द कंटेंट ऑफ अ रजिस्टर। ब्रांच ऑपरेशन में क्या है, जंप इंस्ट्रक्शन, JMP, ठीक है, या जंप लिखते हैं। कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन है और रिस्टार्ट इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर पढ़ना क्या है, बेसिकली याद क्या रखना है, याद रखना है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन आपसे पूछा जाए। लॉजिकल, तो लॉजिकल में एंड और ये लॉजिकल हो गए। ब्रांच ऑपरेशंस क्या है, जंप, कॉल एंड रिटर्न इंस्ट्रक्शन, रीस्टार्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये सब ब्रांच ऑपरेशन है, ठीक है। अर्थमेटिक आप समझ गए, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप समझ गए, और ये मूव, आउट, इन, हॉल्ट, ठीक है। तो ये सब क्या है, माइक्रो प्रोसेसर के कमांड्स हैं, मतलब माइक्रो प्रोसेसर में यूज होने वाले इंस्ट्रक्शंस है और कमांड्स हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां पर हम बात करेंगे रिस्क सिस्क की। एक बार मैं आपसे बात कर लूं, एक बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, तब जाकर के क्लियर होगा, ठीक है। देखिए, कंप्यूटर आर्किटेक्चर को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो रिस्क है और दूसरा सिस्क है। एक रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, एक कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। मतलब प्रोग्राम जो भी लॉजिकल, जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं प्रोसेसर के अंदर, तो उसमें इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शंस के थ्रू ही वो प्रोग्राम एक्चुअल रूप से टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है। तो ऐसे में रिस्क क्या है, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस की संख्या बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो रिस्क क्या है, एक टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर है। तो माइक्रो प्रोसेसर का टाइप है जिसमें क्या है, दैट हैज अ रिलेटिवली लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो कम है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर कहा गया रिस्क मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शंस सेट कंप्यूटर, एक ऐसा माइक्रो प्रोसेसर जिसमें नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस की संख्या क्या है, कम है। एंड इट इज डिजाइन टू परफॉर्म स्मॉल नंबर ऑफ types of computer instructions so that it can operate at the higher speed। इसको डिजाइन इसलिए किया गया है कि कम से कम इंस्ट्रक्शंस के टाइप को ये क्या करे, एग्जीक्यूट करे, एंड ताकि इसका स्पीड जो है वो ज्यादा रहे। तो यहाँ पर रिस्क का जो है स्पीड क्या रहता है, ज्यादा रहता है, ठीक है। जैसे मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड और मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, मतलब उसी के एग्जाम्पल है। अब देखिए सिस्क क्या है, सिक्स इज अ टाइप ऑफ डिजाइन ऑफ कंप्यूटर। डिजाइन मतलब प्रोसेसर का डिजाइन है। बेस्ड ऑन कंप्यूटर विल हैव शॉर्टर प्रोग्राम्स विच आर मेड अप ऑफ सिंबॉलिक मशीन लैंग्वेज। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज यहाँ पर यूज होता है।
Complex instruction set computer supply a large number of complex instructions at the assembly language level. During the early years, memory was slow and expensive, and the programming was done in the assembly language. तो पहले जो यूज होता था वो क्या यूज होता था? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इसका जो प्रोग्रामिंग होता था उसी में यूज होता था असेंबली लेवल लैंग्वेज। ठीक है, और असेंबली लेवल लैंग्वेज में किसी इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए क्या यूज किया जाता है? मतलब प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए निमोनिक्स का प्रयोग किया जाता है। निमोनिक्स क्या है? इंग्लिश का एब्रिविएटेड फॉर्म है जिसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है और उसके माध्यम से ये एग्जीक्यूट करता था। तो सिस्क और रिस्क, इससे संबंध में क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, तो ये था माइक्रो प्रोसेसर का डिजाइन जिसको थोड़ा सा हमने डिटेल में देखा। अब हम लोग आगे करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है, आगे करेंगे क्वेश्चंस, थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आया हुआ है उसके संदर्भ में। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा, एक सेकंड रुकिए। अभी तक जो पढ़ा है उसी के संदर्भ में होगा, कुछ एक्स्ट्रा भी हो सकता है इसमें एमसीक्यू, बट होगा फंडामेंटल का ही। चलिए यहां से आंसर देना शुरू करिए आप लोग। विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट? अलाउ कर दिया गया आप लोगों को। डाउट आपके जो भी है उसको नोट डाउन करके रखिए, डाउट रिजॉल्व होगा। ठीक है, डाउट सेशन अलग से दिया जाता है 1-2 घंटे का। यहां देखिए, विच यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम द यूजर इनटू अ कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो यहाँ पर ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा? कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में जो डेटा हम लोग कमांड्स देते हैं, तो यहाँ पर इनपुट आउटपुट, जो इनपुट यूनिट होता है उसका काम है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 निबल इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी बिट्स? ठीक है, बिट्स आइदर 0 और 1 को हम कहते हैं। बिट्स का मतलब बाइनरी डिजिट, आइदर 0 और 1। ठीक है, तो 1 निबल इक्वल टू हाउ मेनी बिट्स? बताइए क्या होगा आंसर? 4 बिट्स। एक निबल कितने का होता है? 4 बिट्स का होता है। नेक्स्ट, यहां पर आप देखेंगे बिट 0 और 1 होता है, और बाकी चीजें ये आप जानते ही हैं, मतलब कन्वर्सन तो जानते ही हैं। 1024 मेगाबाइट, 1 GB TB। एक IEEE स्टैंडर्ड है जो वायर का स्टैंडर्ड है। वायर मतलब जो केबल्स का स्टैंडर्ड है, और जो IEEE इंस्टीट्यूशंस के स्टैंडर्ड पर बनता है। तो IEEE स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। Next question है, the ALU gives the output of the operations and the output is stored in the ALU gives the output of the operations and the output is stored in memory device, registers, flags, output unit। अब इसी क्वेश्चन को एक टाइप से और पूछा जा सकता है जो आज ही हमने पढ़ा कि रजिस्टर में विच रजिस्टर, इसका आंसर बताइए, किस रजिस्टर में स्टोर होता है?
इसका आंसर करिए, किस रजिस्टर में स्टोर होता है? देखिए फिर गलत कर दिए, इतना पढ़ाने के बाद भी इसका मतलब कंसंट्रेशन नहीं था। अब कोई फ्लिप फ्लॉप कर रहा है, बताइए। यहाँ पर विच रजिस्टर, तो ये यही रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। कौन सा? एक्यूमुलेटर। कल भी ये कहीं ना कहीं आया था, आज भी आया था, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? एक्यूमुलेटर। प्रोग्राम काउंटर कैसे होगा? और फ्लिप फ्लॉप से तो रजिस्टर बनता है, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप मिला करके, ठीक है। तो एक्यूमुलेटर होगा। कोई डाउट इसमें? आज ही कराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड। मेमोरी स्पेसेस के डिवीजन को क्या कहा जाता है? मेमोरी स्पेस के डिवीजन को सेगमेंटेशन कहा जाता है। सेगमेंटेशन मतलब टुकड़ों में बांटना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। कल हमने पढ़ा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर। यूजर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कल हम लोगों ने किया था इसे। तो ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर को कंट्रोल कौन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को हेल्प करता है कि टू डू बेटर टास्क, अच्छे तरीके से और परफॉर्म करने के लिए, एनहांस करने के लिए उसके एफिशिएंसी को यहाँ पर यूटिलिटी यूज होते हैं। जैसे एंटीवायरस है या बैकअप के लिए जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, बाकी चीज़ें आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट मैप्स, पिक्चर्स एंड ड्राइंग्स इनटू डिजिटल फॉर्म टू स्टोर इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए मैप, पिक्चर और ड्राइंग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से किस डिवाइस का यूज होता है? इमेज स्कैनर, डिजिटाइजर, MICR एंड स्कैनर। देखिए MICR भी इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। इमेज स्कैनर मतलब स्कैनर है, इमेज स्कैनर क्या एक ही चीज़ है। डिजिटाइजर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डिजिटाइजर, ठीक है। डिजिटाइजर का प्रयोग किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग मैप, पिक्चर एंड ड्राइंग इनटू डिजिटल फॉर्म फॉर स्टोरेज इन कंप्यूटर इज डिजिटाइजर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये होता है, आप देखेंगे बैंकों में चेक के ऊपर MIC कोड रहता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड रहता है। तो उस कोड को वेरीफाई करने के लिए, उस कोड को रीड करने के लिए, ठीक है, MIC कोड को, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर कोड को रीड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। MICR का मतलब इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, हमने ऐसे बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये वेब से रिलेटेड है, ये अभी आपको पढ़ाया नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं बता देता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर? वेब क्लाइंट, यूजर, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। तो सर्वर को एक्सेस कौन करता है? क्लाइंट करता है। सर्वर, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में तो उसे हम वेब क्लाइंट कहेंगे, क्योंकि ये एक्सेस करता है सर्वर को, तो वेब क्लाइंट होगा सही आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ टेक्निक इन विच डम्ब टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम। कल हम लोगों ने कल या परसों डम्ब टर्मिनल पढ़ा था कि एक ऐसा टर्मिनल होता है जिसका अपना प्रोसेसर नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि एक एयरपोर्ट है वहां पर, या बस स्टॉप है, वहां पर 50 सिस्टम की नीड है। तो अगर 50 सिस्टम में प्रोसेसर लगाया जाए प्रॉपर तरीके से तो फिर एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर होगा। केवल मॉनिटर लगा देना, एक टर्मिनल बना देना और सबको एक हाई स्पीड प्रोसेसर से कनेक्ट कर देना कि वो सेम टाइप ऑफ फंक्शनलिटीज परफॉर्म होता रहे।
तो उसको यहाँ पर कहेंगे आपको डम्ब टर्मिनल, और यहाँ पर क्या होता है, डम्ब टर्मिनल टाइम शेयर करता है, तो टाइम शेयरिंग एनवायरनमेंट होता है इसका। उसके बाद which of the following service allow a user to log into the another computer somewhere on the internet? ये क्वेश्चन सब फंडामेंटल से ही है, ठीक है। Which of the following service allow a user to log into the another computer somewhere on the internet? इसको कहा जाता है टेलनेट, ठीक है। टेलनेट के थ्रू ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर्स? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंशन गेव बर्थ टू द मच चीपर माइक्रो कंप्यूटर? किसके आविष्कार से माइक्रो कंप्यूटर्स या कोई कंप्यूटर सस्ता हो गया? बताइए। वो माइक्रो प्रोसेसर है। क्या है? माइक्रो प्रोसेसर के इन्वेंशन से क्या हो गया? माइक्रो कंप्यूटर चीपर हो गया, मतलब सस्ता हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डिजाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क? फिल इन द ब्लैंक्स इज डिजाइन टू सोल्व अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और टू डू अ स्पेसिफिक टास्क? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड यूजर। कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला पॉइंट भी कल ही हम लोगों ने पढ़ा था, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेस स्टेट? ये अभी आपको पढ़ाया नहीं है, अगले चैप्टर में ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ना है। हालांकि न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड होता है। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटेड होता है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है लग रहा है क्वेश्चन में। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, यही होता है न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग एंड टर्मिनेटेड। मतलब टर्मिनेटेड है, रनिंग है और ब्लॉक्ड नहीं है और एग्जीक्यूशन भी नहीं है। न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग, टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये दोनों नहीं है इसमें, ठीक है। ये थोड़ा सा इसमें दिक्कत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें ये दोनों कॉन्टेक्चुअली जो है नहीं सही है, थोड़ा इसमें विरोधाभास है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन 1969 AT&T लेबोरेटरी डेवलप्ड विच सपोर्टेड एंड वर्कड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स? AT&T लैब्स में AT&T बेल लैब्स में, मैं उसको क्लैरिफाई कर लूंगा, ठीक है, चिंता मत करिए आप लोग, प्रीवियस ईयर से उठाया गया है। यहां देखिए इन 1969 AT&T लेबोरेटरी डेवलप्ड फिल इन द ब्लैंक्स विच सपोर्टेड एंड वर्कड ऑन डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स। तो AT&T लैब्स में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप किया गया सी लैंग्वेज में। किसके द्वारा? केन थॉमसन के द्वारा एंड डेनिस रिची के द्वारा। केन थॉमसन एंड डेनिस रिची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर एंड स्टोर्ड इन रोम। द सॉफ्टवेयर सब्स्टिट्यूटेड फॉर हार्डवेयर
एंड स्टोर्ड इन रोम। इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्टोर किया जाता है कहाँ पर? रोम में। सीधे तरीके से आप यहाँ याद रखेंगे, सिंक्रोनस सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, मिडिलवेयर। तो आंसर क्या होगा? फर्मवेयर होगा। कल ही हम लोगों ने इसको पढ़ा था कि रोम पर क्या होता है, जो प्रोग्राम वन टाइम प्रोग्राम जो इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिसको कभी इरेज नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहा जाएगा? फर्मवेयर। ये क्वेश्चन इसलिए मैं करा रहा हूं कि जो हम लोगों ने पढ़ा है 2-3 दिनों में वो थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई हो जाए। अगर सबको आता है तो बहुत अच्छी बात है, इट्स मतलब बहुत हम बढ़िया कह सकते हैं कि नहीं इस सब पे है, तो हम लोग आगे करेंगे उसके अकॉर्डिंग। आगे क्या है आपसे यहाँ पूछा गया कि व्हाट डज MBR स्टैंड फॉर? MBR स्टैंड फॉर MBR इज नथिंग बट मेमोरी बफर रजिस्टर। ये क्या है? MBR मेमोरी बफर रजिस्टर है, ठीक है, मेमोरी बफर रजिस्टर MBR। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स द लास्ट इंस्ट्रक्शन फेच्ड? विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड्स Which of the following holds the last instruction fetched? तो जैसे ही फेच किया जाता है वो कहां पे रहता है? देखिए प्रोग्राम काउंटर जो लोग कर रहे हैं, प्रोग्राम काउंटर में लास्ट नहीं नेक्स्ट होगा, मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है वो होता है, ये होगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। कहां पे होगा? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। Which of the following holds the last instruction fetch? That is instruction register. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लिप फ्लॉप अभी आपको पढ़ाया नहीं है, वैसे यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप का मतलब क्या होगा? डीले फ्लिप फ्लॉप। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, डीले फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ प्रोसेस फ्रॉम अ प्रोग्राम? एक प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट कौन करता है? एक प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट कौन करता है बताइए? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम को प्रोसेस में कन्वर्ट करने के लिए, क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ARPANET का फुल फॉर्म क्या है? जो दुनिया का पहला नेटवर्क है, दुनिया का पहला नेटवर्क ARPANET का फुल फॉर्म क्या होगा? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ARPANET स्टैंड्स फॉर एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, जो 1969 में डेवलप किया गया था। फर्स्ट नेटवर्क ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का पहला नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउ द यूजर टू क्रिएट। ये नेटवर्क का है, पढ़ाया नहीं है बट फंडामेंटल का है, कर लेते हैं। फंडामेंटल तो कर ही रहे हैं, 1-2 दिन में सारा चीज कर लेंगे, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। अलाउ द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेस। तो दरअसल हम URL को सर्च किसके हेल्प से करते हैं बताइए? अलाउ द यूजर टू क्रिएट एंड मेंटेन अ पर्सनल लिस्ट ऑफ फेवरेट URL एड्रेसेस। तो हम लोग क्या करते हैं? बुक मार्क करते हैं ना, वेबसाइट्स को बुक मार्क कहाँ पे करते हैं? वेब ब्राउजर में करते हैं। तो वेब ब्राउजर के थ्रू, जैसे क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, तो उसके थ्रू हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं और अपने फेवरेट वेबसाइट्स का क्या बना लेते हैं? बुक मार्क कर लेते हैं, मतलब उसका एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं। जब भी एक्सेस करना होता है डायरेक्टली क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वेब ब्राउजर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मॉल डेटा फाइल इन द ब्राउजर। ब्राउजर पर एक, ब्राउजर मतलब क्या?
क्लाइंट सर्वर को कैसे एक्सेस करता है? विद द हेल्प ऑफ ब्राउजर। ब्राउजर के थ्रू ही तो हम कोई वेबसाइट को एक्सेस करते हैं, तो वो होता है कुकीज। इस प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? स्मॉल प्रोग्राम विच इज इंस्टॉल ऑन क्लाइंट मशीन। क्लाइंट के मशीन पे जो छोटा सा प्रोग्राम स्टोर होता है उसको कुकीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो HTML है, जो HTML से पहले यूज होता था, ठीक है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है ये HTML। तो HTML क्या है? HTML है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। कहाँ पर है? ऑप्शन सी है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, SGML। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ प्रोग्राम that retrieve files from the World Wide Web and render text, image or sound encoded in the files is browser, internet server, web server. It could be a browser. ये क्या होगा? ब्राउजर ही तो होगा, जो हम कुछ भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिट्रीव कर रहे हैं मतलब क्या? डाउनलोड कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड वेब से, इंटरनेट से। API क्या होता है? API stands for, API is nothing but application programming interface। क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? fill in the blanks is a paradigm of distributed computing to provide the customers on demand utility based computing services। fill in the blanks is a paradigm of distributed computing to provide the customers on demand utility based computing services। कंप्यूटिंग सर्विसेज का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेबसाइट या एप्लीकेशन को एक्सेस करना, ऐसे एप्लीकेशन को एक्सेस करना जहां पर हम डेटा को सेव कर सकते हैं, जहां से डेटा हम क्या कर सकते हैं? डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। नेटवर्क सिक्योरिटी, विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, लॉक। आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, एक्सेस कंट्रोल, ये तो है। यहां पर क्या है? लॉक नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, लॉक नहीं है, बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू अनरीडेबल टेक्स्ट। मतलब किसी ऐसे टेक्स्ट को जिसको आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, और उसे ट्रांसफर किया जाता है किस फॉर्म में? उसे अनरीडेबल फॉर्मेट में अगर चेंज किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको ही कहेंगे हम इनक्रिप्शन। क्या कहेंगे? इनक्रिप्ट कर देना। फाइल को यूजर अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदल देना इनक्रिप्शन है। अब इनक्रिप्टेड फाइल को आप तब अंडरस्टैंड कर पाओगे जब उसे डिक्रिप्ट किया जाएगा, उसे वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना। ठीक है, इनक्रिप्टेड को वापस ओरिजिनल फॉर्म में लाना क्या होता है? डिक्रिप्शन होता है। तो इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू कॉल टेस्टिंग इंडिविजुअल कंपोनेंट्स? What do you call testing individual components? इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को टेस्ट करना, तो इसे यूनिट टेस्टिंग कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? यूनिट टेस्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट है अ टेस्टिंग स्ट्रेटेजी दैट टेस्ट द एप्लीकेशन एज अ होल। अ टेस्टिंग दैट टेस्ट द एप्लीकेशन एज अ होल। बिल्कुल सही, इट इज अ सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज्ड इन द कंप्यूटर नाउअडेज।
Which of the following is a type of architecture used in a computer nowadays? Micro architecture, Harvard architecture, von Neumann architecture, सिस्टम डिजाइन। अभी जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर यूज हो रहा है वो कौन सा आर्किटेक्चर है? वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, मतलब जॉन वॉन न्यूमैन, क्योंकि ये स्टोर्ड प्रोग्राम प्रोसीजर, स्टोर्ड प्रोग्राम के कॉन्सेप्ट पे आधारित है। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। ठीक है, एंड नेक्स्ट, टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। टू रिड्यूस द मेमोरी एक्सेस टाइम वी जनरली मेक यूज ऑफ। मेमोरी एक्सेस टाइम कहने का मतलब यहाँ पर क्वेश्चंस के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सीधा ये पता चल रहा है कि मेन मेमोरी और उसमें भी रैम, तो उसके एक्सेस टाइम को घटाने के लिए किसका यूज किया जाता है? कैश का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाएगा? कैश का। ठीक है, कैश का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट क्या है? हु इज द फादर ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? Who is the father of software engineering? What's S. Humphrey? CASE stands for CASE. CAD, CAM, CASE. CASE stands for Computer Aided Software Engineering. Computer Aided Software Engineering is nothing but CASE. नेक्स्ट है व्हाट डज SDLC स्टैंड्स फॉर। ये अभी पढ़ाया नहीं है, बस वैसे पूछ रहा हूँ, पता भी होगा आपको, नोट ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। SDLC क्या है? SDLC है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज नथिंग बट जो स्टेप्स या जो पूरे तरीके से हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में रिक्वायरमेंट एनालिसिस से लेकर के, ठीक है, और टेस्टिंग तक का पूरा प्रक्रिया इसमें है, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस तक। नेक्स्ट है, एक मॉडल यूज होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उसको कोकोमो मॉडल कहा जाता है। तो कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म क्या होता है? कोकोमो का फुल फॉर्म ऑफ कोकोमो, कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल। ठीक है, ये क्या है? कॉस्ट कंस्ट्रक्टिव एस्टिमेशन मॉडल, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज। सॉफ्टवेयर डिबगिंग इज नोन एज। काफी लोगों को कंपाइलिंग और डिबगिंग में फर्क पता नहीं चलता है। कंपाइलिंग सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है, मतलब केवल कंपाइल करता है सोर्स कोड से ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को लो लेवल मशीन लेवल लैंग्वेज में लो लेवल में कन्वर्ट करता है। बट यहाँ पर क्या होगा? फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स इन अ प्रोग्राम। फाइंडिंग एंड करेक्टिंग एरर्स ऑफ द प्रोग्राम इज नोन एज सॉफ्टवेयर डिबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि कीबोर्ड कंप्यूटर को कमांड देता है, मतलब डेटा टाइप करके, ठीक है, टाइप्ड फॉर्मेट में क्या देता है? कमांड देता है। बट अगेन कंप्यूटर कीबोर्ड को कुछ सेंड नहीं कर सकता। यहाँ पर केवल और केवल डेटा ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में हो रहा है। एक ही डायरेक्शन में जब हो रहा है तो उस कम्युनिकेशन को क्या कहेंगे? कीबोर्ड केवल कंप्यूटर को कमांड दे रहा है, बट कंप्यूटर बदले में उधर से वापस रिटर्न कुछ दे नहीं सकता। तो इसको क्या कहा जाएगा? इसको कहा जाएगा सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। क्या कहा जाएगा? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन। काफी लोग हाफ ड्यूप्लेक्स लिखे हैं। हाफ ड्यूप्लेक्स का मतलब होता है
जब बाई डायरेक्शनल हो लेकिन वन एट ए टाइम हो तो हाफ ड्यूप्लेक्स होगा। फुल ड्यूप्लेक्स तब होता है जब दोनों ही डायरेक्शन में डेटा ट्रांसफर हो एक ही समय में, ठीक है, एक ही समय में दोनों डायरेक्शन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, फुल ड्यूप्लेक्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये नेटवर्किंग का क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ ओवर विच अ मैसेज ट्रेवल्स। फिल इन द ब्लैंक्स इज द फिजिकल पाथ ओवर विच मैसेज ट्रेवल्स, तो ये होगा मीडियम, ठीक है, ये क्या होगा, मीडियम। टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क, अगर दो डिवाइस एक नेटवर्क में है इसका मतलब क्या है, बोथ आर एबल टू ट्रांसफर डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ठीक है। A process in one device is able to exchange information with the process in another device. A process is running in both device, PIDs of process running of different devices are same. तो यहाँ पर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन कंप्यूटर नेटवर्क नोड्स आर, कंप्यूटर के नेटवर्क में नोड्स क्या होता है, द कंप्यूटर दैट ओरिजिनेट डेटा, द कंप्यूटर दैट रूट द डेटा, द कंप्यूटर दैट टर्मिनेट डेटा, ऑल ऑफ द above आर मेंशन्ड। नोड क्या हो सकता है, नोड हो सकता है ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, क्योंकि जो भी सिस्टम नेटवर्क से कनेक्टेड है वो क्या है, नोड है। नेक्स्ट क्या है, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ, ब्लूटूथ इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होगा ये, पर्सनल एरिया नेटवर्क का फॉर्म होता है, ठीक है। कल आप लोगों की क्लासेस 2 घंटा तो रहेंगी ही रहेंगी, इसके अलावा अगर आप लोग चाहेंगे तो कल 8 से 11 भी ज्वाइन कर लेंगे यूट्यूब पे, मतलब 8 से 11, 8 से 10 ही हो पाएगा, 2 घंटा आपको पढ़ा के 2 घंटा वहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह कराया जाएगा, तो कल वहाँ भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, यहाँ भी होगा वहाँ भी हो जाएगा, ठीक है। A fill in the blanks is a device that forwards packets between networks by processing the routing information included in the packet. A fill in the blanks is a device that forwards packets between networks by processing the routing information included in the packets. राउटर, ठीक होगा, ये होगा ऑप्शन सी राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेटवर्क कंजेशन अकर्स, नेटवर्क अभी पढ़ाया नहीं है, इसको छोड़िए, सीधा चलिए आप लोग, नेटवर्क आपको करानी है या करवा दूं, बताइए, कुछ क्वेश्चन है कर लीजिए। नेटवर्क कंजेशन अकर्स इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, व्हेन अ सिस्टम टर्मिनेट्स, व्हेन कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स टर्मिनेट्स। नेटवर्क कंजेशन अकर्स इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग, नेटवर्क कंजेशन इन केस ऑफ ट्रैफिक ओवरलोडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसएल टेलीकंपनी प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। डीएसएल टेलीकोज मतलब डीएसएल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन जो है टेलीकॉम्स प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज, वायर्ड फोन एक्सेस, आईएसपी, वायर्ड फोन एक्सेस एंड आईएसपी, नेटवर्क राउटिंग एंड आईएसपी। तो इसका सीधा आंसर होगा कि दे आर द डीएसएल टेलीकंपनीज प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। The number of layers in OSI reference model is, the number of layers in ISO OSI reference model is 7 लेयर्स होते हैं इसमें, जो आपको पढ़ाया था पहले यूट्यूब्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
OSI मॉडल में when data is sent from device A to device B, the fifth layer to receive data at B is, पांचवा लेयर कौन सा है, सीधा आपसे ये पूछा गया है। पांचवा लेयर कौन सा है OSI मॉडल का? फिफ्थ लेयर आपसे पूछा गया है। फिफ्थ लेयर कौन सा है? फिफ्थ लेयर इज नथिंग बट सेशन लेयर। फिफ्थ लेयर कौन सा लेयर है? सेशन लेयर है। ट्रांसपोर्ट तो फोर्थ लेयर है ना, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट फोर्थ लेयर है, सेशन फिफ्थ है। ठीक है, नेक्स्ट है द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद, द फिजिकल लेयर इज कंसर्न्ड विद पोर्ट टू पोर्ट डिलीवरी, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन डिलीवरी। बिट बाय बिट डिलीवरी, ऑप्शन ए इज राइट, बिट बाय बिट डिलीवरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्रांसमिशन मीडिया प्रोवाइड्स द हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड इन अ नेटवर्क? कोक्सल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, ऑप्टिकल फाइबर, इलेक्ट्रिकल केबल। दिए गए जो केबल्स हैं इनमें हाईएस्ट ट्रांसमिशन स्पीड जो होता है वो किसका होता है? ऑप्टिकल फाइबर का होता है। किसका होता है? ऑप्टिकल फाइबर का। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट्स डेटा फ्रॉम डिफरेंट एप्लीकेशंस इनटू अ सिंगल स्ट्रीम बिफोर पासिंग इट टू, transport layer aggregates data from different applications into a single stream before passing it to, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर उसको फिर कहां पे पास करता है? नेटवर्क लेयर पे, डेटा लिंक लेयर पे, एप्लीकेशन लेयर पे, फिजिकल लेयर पे। डेटा लेयर पास करेगा एप्लीकेशन लेयर पे। किस पे पास करेगा? एप्लीकेशन लेयर पे। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स यूज्ड इन नेटवर्किंग? ट्रांसपोर्ट लेयर के प्रोटोकॉल्स जो नेटवर्किंग में यूज होते हैं कौन से होते हैं? दो प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होते हैं, एक तो होता है टीसीपी और दूसरा यूडीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम क्या होता है? डेटा को पैकेट्स में डिवाइड कर देना और फिर ट्रांसफर करना, दैट इज नोन एज डेटाग्राम। नेक्स्ट है यहाँ पर इसका फुल फॉर्म वगैरह सब चीज लिखा हुआ है। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज नोन एज, फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क को क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोपोलॉजी। देखिए ये सारे क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं, भले ही नेटवर्किंग है बट ये फंडामेंटल के हैं। तो फंडामेंटल हम लोग जो है ना इसके माध्यम से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे प्रॉपर तरीके से। ये 3-4 दिन के क्लास, 5 दिन का हमने जो दिया है इसमें हम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। काफ़ी लोग हैं थोड़ा बहुत प्रैक्टिस किए भी हैं यूट्यूब पर भी, बट वहाँ से बात नहीं बनती है। हम लोग को अभी दुरुस्त करना है पूरी चीज़ों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब? ऐसा कौन सा टोपोलॉजी है जिसमें हब की जरूरत पड़ती है? स्टार में, मेस में, रिंग में, बस में? बताइए। स्टार टोपोलॉजी। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजी रिक्वायर अ सेंट्रल हब, दैट इज स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? सेंट्रल हब की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए है, मैं बता देता हूं। टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, विच मल्टीप्लेक्सिंग एक सेकेंड, ये थोड़ा उल्टा हो गया। यहां पर है इज द मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी।
आप लोग आंसर करिए एक बार। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक दैट शिफ्ट ईच सिग्नल टू अ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी। तो इसका आंसर होगा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एफडीएम। क्या होगा? एफडीएम होगा, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एफडीएम। यहां पे होगा विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। विच मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज टू ट्रांसमिट डिजिटल सिग्नल्स। यहां होगा टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग। ये होगा टाइम डिविजनल मल्टीप्लेक्सिंग, जो डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक यूज किया जाता है। देखिए, दोनों के बारे में हमने यहां पर एक्सप्लेन किया है। टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मेथड यूज किया जाता है किसमें? डिजिटल सिग्नल में। बाकी एफडीएम और डब्ल्यूडीएम क्या है? फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। टीडीएम का जो यूज किया जाता है वो आईएसडीएन में किया जाता है, क्योंकि एक डिजिटल नेटवर्क है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क, इसमें ये यूज किया जाता है। ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल मीडिया, एसटीपी केबल स्टैंड्स फॉर। एसटीपी होता है शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। क्या होता है? शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। बस इसको याद रख लीजिएगा, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। विच ऑफ दिस इज नॉट अ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया का मतलब होता है जो वायर के थ्रू हो, और अनगाइडेड मीडिया का मतलब हो वायरलेस। तो गाइडेड मतलब वायर और अनगाइडेड का मतलब वायरलेस। तो यहां पर विच ऑफ दिस नॉट अ गाइडेड मीडिया, तो वायरलेस हो गया। ठीक है, वायरलेस लैन इज अ अनगाइडेड मीडिया, मतलब नॉट अ गाइडेड मीडिया। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस क्या है? किसी भी एप्लीकेशन में, मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर में, खासकर अगर हम बात करें वेब एप्लीकेशंस में, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को स्टोर करने की नीड होती है। तो अगर उस डेटा को ऑर्गेनाइज फैशन से स्टोर ना किया जाए, तो उसको डेटा को फेच करना, उसको अपडेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो डेटा को फेच करना, रिट्रीव करना, और उसमें डेटा को अपडेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज किया जाता है वो क्वेरी लैंग्वेज होता है, जैसे एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के हेल्प से होता है। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट कैन नॉट बी एक्सेस्ड अपडेटेड, ये गलत है। कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन विदाउट ऑर्गेनाइजिंग, ये भी गलत है। ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन दैट कैन बी एक्सेस्ड, अपडेटेड एंड मैनेज्ड। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, कौन सा इनमें उसका एग्जाम्पल नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में आप बता सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है, कि यहाँ जो गूगल है, गूगल तो सर्च इंजन है, ये सब डेटाबेस है। डीबीएमएस सॉफ्टवेयर है आईबीएम DB2, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माई SQL। गूगल जो है ये सर्च इंजन है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। गूगल जो सर्च इंजन है, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन इसके फाउंडर हैं। ठीक है, लैरी पेज एंड सर्गी ब्रिन फाउंडर, एंड यहाँ पर दिया हुआ है इनके फाउंडर का नाम। व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा इज कॉल्ड। डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा का इंफॉर्मेशन है, उसे क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेटा डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, फिलहाल नहीं आएगा तो आप लोग कहेंगे कि पढ़ाया नहीं सर आपने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट फॉर्मेट फॉर ग्राफिक्स दैट कैन बी एम्बेडेड विद इन एन इंटरनेट डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये होगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट।
ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट, ठीक है, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेजेस फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ईमेल के लिए किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है, HTTP, FTP, SMTP, SNMP? इट्स सो सिंपल, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, ये डेटाबेस का क्वेश्चन है, बना सकते हैं तो बनाइए। व्हाट रिजल्ट सेट इज रिटर्न फ्रॉम द फॉलोइंग स्कीवल क्वेरी? सेलेक्ट कस्टमर नेम टेलीफोन फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सिटी इन जयपुर, दिल्ली और आगरा। तो यहां पर होगा द कस्टमर नेम एंड टेलीफोन ऑफ ऑल कस्टमर लिविंग इन जयपुर, दिल्ली एंड आगरा, ठीक है। यहाँ पर ऐसा होगा लिविंग आइदर इन दिल्ली, मतलब जो जयपुर रहता है उसका भी फेच करेगा, जो दिल्ली रहता है, जो आगरा रहता है, ठीक है। ऑप्शन 3 इज राइट। यहाँ पर एरे को डिक्लेयर किया जाता है अगर जावा में, तो वो कैसे डिक्लेयर किया जाता है, एक फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको आपको बताना है। यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज किया जाता है, ठीक है। इंट एरे इक्वल टू न्यू इंट 4 5, मतलब यहाँ पर डायमेंशन क्या है, 4 एंड 5, मतलब 4 रोज 5 कॉलम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेक्नोलॉजी दैट स्टोर्स ओनली द इसेंशियल इंस्ट्रक्शन ऑन अ माइक्रोप्रोसेसर चिप and thus enhances its speed is known as. The technology that stores only the essential instructions on a microprocessor chip and thus enhances the speed is referred to as. दो ही आर्किटेक्चर होता है कंप्यूटर सिस्टम के, रिस्क और सिस्क। तो इसे क्या कहा जाएगा, इसे कहा जाएगा रिस्क, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। क्या है ये, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, RISC। ASP का डिफॉल्ट लैंग्वेज पूछा गया है आपसे। ASP का डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होता है, ASP में VB स्क्रिप्ट होता है, VB स्क्रिप्ट, क्योंकि ये .NET फ्रेमवर्क का प्रोग्रामिंग है, जो है .NET फ्रेमवर्क के अंतर्गत आता है ASP.NET, ठीक है। ओके, मिलते हैं कल की क्लास में, बाय बाय, टेक केयर। ओके।